ऑलरेडी हम अपने सिलेबस में हमने यूनिट 1 स्टार्ट की हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसमें से हम ये सब फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं CSR तक। सेकंड में हमने स्कोप और इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल बिजनेस की भी कर ली, ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स भी कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं इवन हमने मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस भी कर लिया, यानी फर्स्ट 2 लाइन ऑलमोस्ट फुली कंप्लीट है। थर्ड हम करना इवन इन जो ये तो वो हेड्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है, इनके अलावा जिनमें से पेपर आया ही आया वो सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कवर करवा दी। जितना मैंने आपको डिटेल में करवाया, आपको कोई भी जगह ऐसे नहीं मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना डिटेल में करवाएगा। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। सो उस पर मूव ऑन होते हैं। 24 पेज नंबर, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये सारा सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। लो यहां पे आ गया थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो हमने जो लास्ट सेशन कंडक्ट किया था उसमें मैंने आपको इंटरनेशनल मार्केट में आप कैसे ग्रेजुअली एंटर कर सकते हो, जो उपासला मॉडल यानी उपसला मॉडल आपको आउटलाइन करके बताता है। आप किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज हो सकते हो, किस तरीके ने फॉरेन की यानी ग्लोबलाइज्ड वे में आप फॉरेन मार्केट्स को टैप ऑन कर सकते हो। अब कुछ थ्योरीज को स्टडी करने जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल ट्रेड की है। देखो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है कंपैरेटिव एडवांटेज की। अब जो ये कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी थी इसे डेविड रिकार्डो ने प्रपोज किया था, और इस थ्योरी का क्या कहना था, जो कंट्रीज हैं वो उन गुड्स में स्पेशलाइज हो जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और या सर्विसेज दे रही हैं इन विच दे हैव लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कहना क्या चाह रही है ये थ्योरी, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज की जो डेविड रिकार्डो ने प्रपोज की थी ये क्लैरिफाई करती है कि देखो जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज करें उन गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में जिनकी उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोअर पड़ती है अगर वो दूसरी कंट्री के साथ उसका कंपैरिजन करें। अगर आप इंगेज कर लेते हो फ्री ट्रेड बेस्ड में ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, कंट्री कैन मैक्सिमाइज ओवरऑल प्रोडक्शन एंड बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड। जब आप फ्री ट्रेड में इंगेज होते हो, अब जब इंगेज होगे यानी जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहे हो, जब आपका बेस कंपैरेटिव एडवांटेज का होगा तो जो कंट्रीज है ना जो इसमें इंगेज हो रहे हो वो अपनी प्रोडक्शन को ओवरऑल मैक्सिमाइज कर पाएंगे और इस ट्रेड से बेनिफिट उठा पाएंगे। अब जो नेशन की एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की गुड्स को मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली देन एनी कंट्री अदर कंट्री, मीन टू से देखो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की तभी लोअर होगी जब आपके पास एबिलिटी है, यानी आपकी कंट्री आपकी नेशन के पास एबिलिटी है कि आप उन गुड्स या सर्विसेज को ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हो एज कंपैरेटिव टू योर अदर कंट्रीज और एज कंपैरेटिव टू द कंट्रीज वेयर यू हैव कंपैरेटिव एडवांटेज। अब डेविड रिकार्डो ने 1817 में ये चीज़ कही थी, उसने एसोसिएट कर दिया था थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, यानी इन शॉर्ट एसोसिएट नहीं है कह सकते आप, सिंपल इतना समझ लो 1817 में डेविड रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दी थी जो एक्सप्लेन करती थी कंट्रीज किस तरह बेनिफिट ले सकती हैं स्पेशलाइजेशन का। अब स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में होगी, प्रोडक्शन में ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो वो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। सिंपल बात है, एक बार आपको रिकैप देता हूँ। सिंपल डेविड रिकार्डो क्या कहता था, वो ये कहता था आप स्पेशलाइजेशन गेन करो, यानी आप स्पेशलाइज्ड बन जाओ प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज की दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में, अगर आपके वो गुड्स और सर्विसेज की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोअर है। ओके, अब बेसिकली इन शॉर्ट लोअर तो है यानी आप भी लोअर कर सकते हो, ठीक है। ये तो थी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी पे मूव ऑन करते हैं वो थी, पहले हमने कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कंपैरिजन के रिलेटेड की, अब हम करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की। देखो जो ये थ्योरी थी इसे एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था और ये थ्योरी सजेस्ट करती थी कि कंट्रीज शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। यानी ये थ्योरी का क्या कहना था, देखो वो क्या ये थ्योरी ये कहती थी कंट्री उन गुड्स में फोकस करे, उनके प्रोडक्शन पे उनका मेन एम होना चाहिए जिनमें उनको
जिनकी प्रोडक्शन में उन्हें एक एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलती है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज दैट कैन सेज दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज देन अदर कंट्रीज। देखो कंपैरेटिव एडवांटेज में उन्होंने कहा था आप उन गुड्स की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज हो जिनमें जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोअर हो। बट एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये कहते हैं कि जो कंट्रीज है वो उन गुड्स पे फोकस करें, उनके प्रोडक्शन में फोकस करें जिनमें उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी वो कुछ फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज करके एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन टू से यानी आप अपने रिसोर्सेज का इतना एफिशिएंट यूज करो कि आपकी जो प्रोडक्शन हो वो एफिशिएंट हो पाए। अब एडम स्मिथ ने ये 1776 में दी थी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो सिंपली ये एक बार रिकैप देता हूं, जो सिंपली ये कहती है कि कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज इन विच इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज। यानी सिंपल बात है, कंट्री जो आपकी यानी इंडियन, हम बेसिकली हम किसी भी कंट्री में ये लग सकती है। अगर मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इंडिया शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी वो फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज करके एक एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, अब जो ये तो थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी इन शॉर्ट प्रोड्यूसिंग मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी आती है फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ऐसी इकलौती थ्योरी है जिसमें से हर बार पेपर में क्वेश्चन आया ही, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा, कोई भी ईयर नहीं होगा जिसमें ये थ्योरी को टच नहीं किया गया पेपर में। बेसिकली जो ये फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी थी इसे डेवलप किया गया था हैली एक्शर और बर्लिन ओलिन की तरफ से। जो ये थ्योरी थी ये एम्फसाइज करती थी कि कंट्रीज विद स्पेशलाइज इन एंड एक्सपोर्ट गुड्स दैट इंटेंसिवली यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी सिंपल ये थ्योरी का क्या कहना था कि ये थ्योरी सिंपल ये कहती है कि कंट्री उन प्रोडक्ट्स में यानी उन गुड्स में स्पेशलाइज हो और उन गुड्स को ही एक्सपोर्ट करे जिसको वो इंटेंसिवली यूज देयर एक्सपोर्ट गुड्स दैट इंटेंसिवली यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये वो गुड्स होंगे जो आपके पास आपकी कंट्री में जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर, कैपिटल और लैंड, जो अबंडेंट में पड़े, आप उनकी इंटेंसिव प्रोडक्शन करो, उनको ही एक्सपोर्ट करो और उनमें ही स्पेशलाइज हो। ओके, कन्वर्सली कंट्रीज विल इंपोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर इनपुट दे लैक इन अबंडेंस। मैं सिंपल आपको इसको छोड़ो, एक बार सिंपल वे में समझाता हूं। आप उन गुड्स को यानी कंट्रीज उन गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी जिनकी वो इंटेंसिव प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन के लिए उनके पास इंटेंसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़े हैं, अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़े हैं। और कंट्रीज उन गुड्स को इंपोर्ट करेंगी जिनकी प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत कम है, उनके पास लैक है अबंडेंस में। मतलब ये नहीं कि उनके पास है नहीं, है उनके पास, बट उनकी जो क्वांटिटी है या उनकी जो अबंडेंस है वो बहुत कम है। ये था फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी का कहना, जिसे एली हेक्चर और बर्लिन ओलिन ने कंपोज किया था, जिसे उन्होंने दी थी ये थ्योरी। अब जो ये थ्योरी है, द थ्योरी दैट अ नेशन विल एक्सपोर्ट द गुड्स हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ नेशंस रिलेटिव अबंडेंट एंड चीप फैक्टर्स एंड इंपोर्ट गुड्स व्हेन प्रोडक्शन रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ इट्स स्कार्स एंड एक्सपेंसिव फैक्टर्स। सिंपल उन्होंने कहा है ये सिंपल थ्योरी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, यानी देखो उसके नाम में ही फैक्टर्स है, यानी फैक्टर स्टैंड्स फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इस थ्योरी का सिंपल यही कहना था, आप उन गुड्स की प्रोडक्शन इंटेंसिव प्रोडक्शन करो जिनके लिए और उनकी ही आप एक्सपोर्ट्स करो जिनके लिए आपके पास अबंडेंट रिसोर्सेज है, और आप उन गुड्स को इंपोर्ट करो जिनकी प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो अबंडेंस में इंडिया में अवेलेबल नहीं है या किसी और कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब जो हेक्चर और ओलिन की थ्योरी थी ये क्या कहती थी कि जो ट्रेड है शुड टेक प्लेस अमंग कंट्रीज दैट हैव ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर फैक्टर एंडोमेंट्स। अब सेकेंड जो इसका मेन थ्योरी का पॉइंट था वो ये था कि देखो अगर आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप जो दो कंट्रीज ट्रेड कर रही है ना, उनमें जो फैक्टर इंडोमेंट्स है उसमें डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस होगा फैक्टर इंडोमेंट्स पे उतना ही ट्रेड बेनिफिशियल होगा दोनों कंट्रीज के लिए। देखो हेक्चर 1919 और ओलिन 1933 डेवलप द फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। इसे हम हेक्चर ओलिन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सिंपली ये मैंने एक बार रीकैप दे देता हूँ, ये आपको ये सजेस्ट करती है
कि कंट्री स्पेशलाइज हों उन गुड्स की प्रोडक्शन में जिनके जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट में इंडिया में अवेलेबल है। मैं अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, और उन्हीं का एक्सपोर्ट करे टू फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड में उन्हीं गुड्स को लेकर इंडल्ज हो, और जिनके वो इंडिया उन गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी जिनके लिए जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल है वो स्कार्स हैं, यानी वो अवेलेबल जरूर है बट उनकी जो अबंडेंस है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा नहीं, अबंडेंस तो है ही नहीं, यानी जो उनकी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब ना जो हेक्सर-ओलिन की थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट की, इसको हेक्सर-ओलिन थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट के भी नाम से जानते हैं, इसने ना कुछ रिलेशनशिप्स को सजेस्ट किया था। पहले उनको 3 रिलेशनशिप है जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है, उनको स्टडी करते हैं, फिर आगे बाकी थ्योरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखो सबसे पहली थी लैंड लेबर की रिलेशनशिप, जो ये तो आपको पता है, जो ये थ्योरी है ये कहती है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट करेंगी उन गुड्स को और उनकी जिसमें इंटेंसिव यूज हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, यानी जो अबंडेंट है इंडिया में, और इंपोर्ट करेंगी उन गुड्स को जिनमें आपके जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो स्कार्स हैं इंडिया में। अब ये ही फॉर एग्जांपल जो कंट्री, अगर मैं आपको लैंड लेबर की रिलेशनशिप में बताऊं तो कंट्री जिसके बाद अबंडेंट लैंड रिसोर्सेज पड़े वो स्पेशलाइज होगी और एक्सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। ये थी लैंड लेबर रिलेशनशिप। कहने का क्या मतलब है, जिस कंट्री के पास ज़्यादा लैंड होगा मतलब उसका जो एग्रीकल्चर आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा। जिस कंट्री के पास लैंड ही कम है तो क्या एग्रीकल्चर करेंगे, क्या उनका एग्रीकल्चर आउटपुट होगा। सो जिसके पास लैंड ज़्यादा है वो एग्रीकल्चर इनपुट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनमें स्पेशलाइज होंगे क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट में अवेलेबल है। अब जिस कंट्री के पास लैंड बिल्कुल ही कम है तो वो एग्रीकल्चर इनपुट को एक्सपोर्ट नहीं, मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको इंपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं पे डिपेंड होना पड़ेगा। सेकंड जो इसमें रिलेशनशिप पेपर में पूछी गई थी वो थी लेबर कैपिटल रिलेशनशिप। अब जो ये थ्योरी थी ये इम्फसाइज करती कि फैक्टर इंडोमेंट्स का रोल, पर्टिकुलरली फैक्टर इंडोमेंट्स में लेबर और कैपिटल का रोल, ये सजेस्ट करते कि जिन कंट्रीज के पास अबंडेंट लेबर रिसोर्सेज है वो स्पेशलाइज होंगे और एक्सपोर्ट करेंगे लेबर इंटेंसिव गुड्स को, और जो कंट्री जिनके पास अबंडेंट कैपिटल रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है लेबर के कंपैरिजन में, वो स्पेशलाइज करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। कहने का मतलब जिस कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है यानी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, जिस कंट्री के पास पैसा ज़्यादा बट लेबर कम है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। सो क्लियर है जो लेबर कैपिटल की रिलेशनशिप आपको। नेक्स्ट आती है टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब जो ये थ्योरी थी ये रिकॉग्नाइज करती थी कि जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी आप कोई भी कंट्री यानी जितनी मर्जी आप कंट्रीज उठा लो उनमें कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, और जो ट्रेड हो रहा है उन कंट्रीज के बिन वो उनको अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब जो कंट्रीज हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है वो स्पेशलाइज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे जो उनके टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड गुड्स हैं, बट जो कंट्रीज जिनके पास जो टेक्नोलॉजी है तो है बट इतनी एडवांस नहीं और लेस एडवांस्ड है, वो स्पेशलाइज करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे जो गुड्स को सिंपल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। देखो अगर और मैं इसको क्लैरिटी करूं, मान लो ए कंट्री है एक बी कंट्री है, ए कंट्री के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड है, सो वो गुड्स में स्पेशलाइज करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे जिनको एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। और बी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नो डाउट अवेलेबल है बट वो इतनी एडवांस है जस्ट वो नॉर्मल सिंपल टेक्नोलॉजी है, सो वो उन गुड्स में स्पेशलाइज और एक्सपोर्ट करेंगे जिनमें नॉर्मल गुड्स की नॉर्मल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। होप सो आपको ये टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स यानी तीनों रिलेशनशिप, लैंड लेबर रिलेशनशिप, लेबर कैपिटल रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी आती है, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता है, इसको थोड़ा और आगे भी हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अब जो ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी थी इसे रेमंड वर्नर ने प्रपोज किया था। इस थ्योरी का क्या कहना था, जो प्रोडक्ट है वो इवॉल्व करता है, इट्स प्रोडक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम होम कंट्री टू अदर कंट्री। जैसे जैसे प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल के थ्रू जाएगा उसकी वो इवॉल्व करेगा तो उसकी हम जो प्रोडक्शन है शिफ्ट कर सकते हैं होम कंट्री से टू अदर कंट्री। अब होम कंट्री वो होती है जहां पे उस प्रोडक्ट की सबसे पहली बार मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन हुई है। अब जो फैक्टर्स, जो ये चीज़ है इसको अलग अलग फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, जैसे मार्केट की डिमांड होगी, कॉस्ट कंसिडरेशंस होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस चीज़ को डिफाइन या अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। ये जो थ्योरी है
कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी का क्या कहना था? देखो ये थ्योरी ये कहती थी कि जो ट्रेड है दैट अकर्स बिटवीन नेशंस दैट आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस देखो हम थ्योरीज कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, यानी कंट्री सिमिलरिटी इसका नाम ही बताता है कि ये थ्योरी ये स्टेट करती है कि उन दो कंट्रीज में ट्रेड हो सकता है जिनकी जो करेक्टरिस्टिक है कहीं ना कहीं वो सिमिलर है, यानी उनके लाइक उनकी इकोनॉमिक जियोग्राफी, उनकी कल्चरल करेक्टरिस्टिक, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर है, तो उन दो कंट्रीज में यानी वो दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकती हैं। ये कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी का कहना था। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। अब जो ये थ्योरी थी इसका एम ये था, एम्स एट अक्यूमुलेटिंग फाइनेंशियल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बाय इनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। जो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म थी ये कहती थी इसका एम था जो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ था उसको अक्यूमुलेट करो, उसको इकट्ठा करो, किसकी टर्म्स में? गोल्ड की टर्म्स से। अब गोल्ड रिजर्व कैसे इंक्रीज हो गए? आप एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करते थे, ये थ्योरी इसका क्या? इस थ्योरी का जो इंकरेजमेंट थी वो थे एक्सपोर्ट्स और जो डिस्करेजमेंट थी वो थे इंपोर्ट्स, यानी ये थ्योरी इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रही थी और इंपोर्ट्स को कम करने को कह रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है वो है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। अब ये इसका एक्सपाउंडर कौन था? मिन्हास लियोन्टिफ ET.AL. ओके, आपको बस इस थ्योरी के एक्सपाउंडर के नाम की जरूरत है। नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं जो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है। देखो जो आपकी कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है उसे बेसिकली स्टेफन लिंडर ने दिया था। स्टेफन लिंडर ने कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी को डेवलप किया था, जिसका क्या कहना था कि जिन कंट्रीज की सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक चाहे वो कल्चरली सिमिलर है, इकोनॉमिकली सिमिलर है या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो सिमिलर, वो इंगेज कर सकते हैं एक दूसरे को इंटरनेशनल ट्रेड में, ताकि जो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बेनिफिट हो सके। उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कराई थी, मैंने ये तो बता दिया था, इसे रेमंड वर्नर ने प्रपोज किया था, जो एक्सप्लेन करते थे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स है वो बेस्ड किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होते हैं लाइफ साइकिल स्टेजेस जो एक प्रोडक्ट जाता है, लाइक इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो इन 4 स्टेजेस पे डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न। सो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो प्रोडक्ट है वो इनिशियली होम कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है और उसको कुछ टाइम बाद, यानी होम कंट्री में इनिशियली उसको प्रोड्यूस कर दिया और कुछ टाइम बाद उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, और यानी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे फॉरेन कंट्रीज और अल्टीमेटली कुछ इसके भी कुछ टाइम बाद वो मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा दूसरी फॉरेन कंट्रीज में एज प्रोजेक्ट मैच्योर्स। मतलब जैसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट को, यानी सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन अपनी होम कंट्री में होगी, फिर उन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो ग्रो करेगा हम उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ग्रोथ के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे हम उसकी प्रोडक्शन को फॉरेन कंट्री यानी फॉरेन जहाँ पे भी हम उसको एक्सपोर्ट किया या जहाँ हम अपनी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं वहाँ पे हम उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी का कहना। अगेन एक बार फिर जो हेक्सर ओलिना उसने फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी दी थी, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गई, इसे हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी जानते हैं। अब ये सिंपल ये कहती थी कंट्री स्पेशलाइज होगी और एक्सपोर्ट उन गुड्स को करेगी जो इंटेंसिवली यूज करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कंट्री में अबंडेंस में अवेलेबल है, लाइक लेबर और कैपिटल। नेक्स्ट एक बार दोबारा से करवा देता हूँ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसे एडम स्मिथ ने कहा। देखो मेरा इनको दोबारा से कराने का रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट देखो मैंने इस तरीके से ये पीडीएफ बनाई है कि आपको पेपर पैटर्न पता चल सके। मैचिंग का क्वेश्चन ये मैंने आपको करवाया जो उन्होंने लास्ट ईयर पेपर में आए हैं, यानी ये क्वेश्चन ऐसा कोई साल नहीं है मैचिंग का इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का जो नहीं आया हो। सो इसलिए मैं इसको ऐसे पीडीएफ को मैंने ऐसे फ्रेम किया हुआ है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एडम स्मिथ ने दी थी, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ एसोसिएटेड है। ये थ्योरी आगे ये कहती थी कंट्रीज उन प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगी जिनमें उनकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज कंपैरेटिव टू अदर कंट्री, यानी उन गुड्स और सर्विसेज को वो एफिशिएंटली फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस थ्योरी के अंदर या आप मान लो कि एडम स्मिथ ने ना एक मेटाफर दिया था इनविजिबल हैंड का। क्या मेटाफर है? देखो जो आपका इनविजिबल हैंड का मेटाफर है इसे एडम स्मिथ ने कॉइन किया था अपनी बुक में जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, और ये कुछ टाइम बाद पॉपुलराइज हो गया एक सेमिनल वर्क में जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब क्या था ये?
देखो जो पहले तो हम देखते हैं एडम स्मिथ कौन था। जो एडम स्मिथ था ना, ये 18th सेंचुरी का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर था, जिसने सबसे पहले इनविजिबल हैंड का मेटाफोर को यूज किया था, जो डिस्क्राइब करता था सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ फ्री मार्केट्स। यानी जो आपकी फ्री मार्केट्स है ना, वो सेल्फ रेगुलेटिंग होती हैं, वो अपने आप खुद को रेगुलेट कर लेती हैं। अब स्मिथ का क्या कहना था कि जो इंडिविजुअल्स है जो परस्यू कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फ्री मार्केट इकोनॉमी में, वो अनइंटेंशनली प्रमोट कर रहे हैं जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का, जिससे इनविजिबल हैंड एक तरीके से गाइड करता है। यानी सिंपल वे में देखो, जो इंडिविजुअल्स फ्री मार्केट इकोनॉमी में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू यानी उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली जनरल वेलफेयर कर रहे हैं सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज एक इनविजिबल हैंड के थ्रू गाइडेड है। अब स्मिथ ने क्या आर्ग्यू किया, वो क्या कहता था, जब इंडिविजुअल और फर्म्स अपने ओन सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्ट करते हैं, वो अब ये एक्ट क्या क्यों करेंगे, ये करेंगे एक्ट अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए या अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने। तब जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो they are led by market forces to produce goods and services that are demanded by others। देखो इंटरेस्ट उनका अपना, नीड्स और वांट्स वो अपनी सेटिस्फाई करना चाहता है, प्रॉफिट वो अपना मैक्सिमाइज करने का, बट वो लेड किसके बाय होंगे, वो लेड होंगे बाय मार्केट फोर्सेस, जो लीड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को, जिनको डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। देखो जब सप्लाई और डिमांड की इंटरेक्शन होगी, इस इंटरेक्शन के थ्रू प्राइसेस डिटरमाइन किए जाएंगे, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट किया जाएगा और वेल्थ क्रिएट होगी इससे। सो ये तो था मेटाफर ऑफ द इनविजिबल हैंड का थोड़ा सा ओवरव्यू। आगे इसकी और डिटेल करते हैं। देखो जो मेटाफर ऑफ इनविजिबल हैंड है, ये सजेस्ट करता था कि जो मार्केट मैकेनिज्म ना, वो ज्यादा मार्केट मैकेनिज्म है वो सेल्फ इंटरेस्ट और कंपटीशन के थ्रू ड्रिवन है। यानी सेल्फ इंटरेस्ट और जो कंपटीशन प्रिवेलिंग है मार्केट में, वो दोनों ड्राइवर्स हैं इनविजिबल हैंड के मेटाफर के, यानी मेटाफर ऑफ इनविजिबल हैंड, जो कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे तरीके से जो बेनिफिट करेगा सोसाइटी को एज अ होल। यानी ये जो आपके फैक्टर्स है, जो आपका मार्केट का मैकेनिज्म है, जो इंटरेक्शन हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की, वो सारी सोसाइटी को एज अ होल बेनिफिट में रखेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल्स परस्यू करें अपने इंटरेस्ट को, वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग के लिए सोसाइटी के, इवन दो देयर इंटेंशन इज प्राइमरी फोकस्ड ऑन देयर ओन गेन। सिंपल कहना क्या चाहता है वो, देखो चाहे जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में, वो काम जरूर अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए करें, बट कहीं ना कहीं उनका चाहे प्राइमरी ओन ही प्रॉफिट अर्न करना है, कहीं ना कहीं जो इनविजिबल हैंड है वहां पे ऑपरेट करता है, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन होती है, वो जनरल इकोनॉमी यानी पूरी हमारी सोसाइटी के लिए ही बेनिफिशियल है। अब जो एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड का, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल था क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, और इसको इट इज ऑफन साइटेड एज इन डिस्कशंस अबाउट फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म एंड द रोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल बन चुका था जिसका जिक्र हर फ्री मार्केट में होता ही होता था, कैपिटलिज्म में होता था। आपका जब सेल्फ इंटरेस्ट है जो इकोनॉमिक सिस्टम में, उसका रोल का जब आप डिस्क्राइब करोगे, इस चीज को इंक्लूड किया ही जाएगा। अब ये हाईलाइट करता था कि बिलीफ है कि दैट डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग and voluntarily exchanges in market can lead to efficient resource allocation and societal welfare। इसका क्या कहना था, इस मेटाफर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस एम्फसाइज कर दिया का एक बिलीव को, कि जब आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है, कि अलग अलग बंदे अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं, जब वॉलेंटरली एक्सचेंज हो रहे हैं मार्केट, तो उससे क्या होगा, उससे जो रिसोर्स एलोकेशन आप करोगे वो एक तो एफिशिएंट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपका सोसाइटल वेलफेयर है वो होगा ही होगा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो यू कैन मेंशन इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसके लिए आपको वो चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, वो है लियोन्टिफ का प्रोडक्शन फंक्शन। देखो जो लियोन्टिफ यानी एल से स्टार्ट होता है, इन लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो एल है ना वो रिप्रेजेंट करता है एक बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट को जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। यानी एक जो बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट है
उसको जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फेस किया उसे एल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो जो ये आपका लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये एक ऐसा टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन है जिसे डेवलप किया था वास्ले लियोनटिफ ने, उसके नाम से ही लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन पड़ा है। अब ये यूज किया जाता था डिस्क्राइब करने के लिए रिलेशनशिप इनपुट्स और आउटपुट्स जो यूज हो रही हैं, यानी जो इनपुट्स यूज कर हम आउटपुट बना रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया जाता था, जिसे वास्ले लियोनटिफ ने दिया था। अब इसमें जो आपके इनपुट्स हैं वो लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो हमेशा होते हैं। ओके, अब जो लियोनटिफ प्रोडक्शन ना ये अज्यूम करता है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन और फिक्स इनपुट आउटपुट रेशियो, इसने जो इनपुट आउटपुट की प्रोपोर्शन है उसको भी फिक्स्ड अज्यूम किया था, और जो इनपुट आउटपुट रेशियो कह लो या प्रोपोर्शन कह लो, सेम वन एंड सेम थिंग, वो इसके अकॉर्डिंग फिक्स थी। अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जो वेरिएबल एल है वो इनपुट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता था, जो कि एक लिमिटिंग और बाइंडिंग कॉन्स्टेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस में। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया। ये इसका मतलब क्या था, इनपुट फैक्टर है जो अवेलेबल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे ओवरऑल आउटपुट को जो प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलेगा। मतलब जो एल है, जो वेरिएबल है, एल वेरिएबल है, यानी वो एक आपका बाइंडिंग कांस्टेंट या लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब ये इनपुट फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास इनपुट्स है प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए, वो लिमिटेड है। सो ये आपका जो ओवरऑल आउटपुट निकलेगा प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं या कैपिटल से के से डिनोट करते हैं, रिक्वायरमेंट है, बट जो लेबर की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो जो प्रोडक्शन आउटपुट होगा ना वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा, जो आपके पास लिमिटेड लेबर यानी जो आपकी क्वांटिटी लेबर पे अवेलेबल है। सो इस केस में जो वेरिएबल एक्ट है वो एक बाइंडिंग कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। कुछ आगे कॉमन चीजें देखते हैं जो कॉब-डेविलिस प्रोडक्शन फंक्शन में भी, लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन में भी आती हैं। देखो जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। सबसे पहला तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट, यानी आपके पास सब्स्टिट्यूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे हैं, आपके पास जो इनपुट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या, ऐसी चीजें प्रोडक्शन फंक्शन का बेस बन जाती हैं। ओके, यहाँ पे हमारी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड खत्म होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है। गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में, मैंने आपको थ्योरीज करवा दी इंटरनेशनल ट्रेड में, अब गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरफेयर कर रही है। देखो गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाती है, कोटास लगाती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करती है, इंपोर्ट्स पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को जनरेट कर देती है, रेगुलेट करती हैं। इनके एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्या है ये चीजें। देखो जो टैरिफ्स है ना, ये टैक्सेस और ड्यूटीज है जिसे इंपोज किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स पे, जो कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सके और लेस कंपिटिटिव हो सके एज कंपेयर टू जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं। कहने का मतलब, मान लो अगर सपोज करो आप एक गुड इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो, सिमिलर गुड आप सेम गुड सेम ब्रांड का, सबको सेम ब्रांड चलो छोड़ो, सेम गुड यानी सेम उसकी करेक्टरिस्टिक है, कहीं ना कहीं आप उसको फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो। जब ये टैरिफ्स इंपोज के, मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स का रेट 100 रुपीज़ था और सिमिलर उसका भी इंपोर्टेड गुड का भी 100 रुपीज़ था, बट गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहते हैं, सो वो उस पर टैक्सेस लगा देंगे ताकि जो उसका इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाए, और जो डोमेस्टिकली मान लो अगर आप उसने उस पर टैरिफ्स इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उस जो गुड का 100 रुपये जो इंपोर्ट कर रहे थे प्राइस था, अब उसका 150 होगा। तो डैम श्योर है कि जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स है इंडियन इकोनॉमी में, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इसलिए टैरिफ्स को इंपोज किया जाता है। कारण क्या है टैरिफ इंपोज करने का, ताकि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो और एक ट्रेड फ्लोस को कहीं ना कहीं पर रेगुलेट किया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेकंड आते हैं कोटास। मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कोटास को समझाया। एब्सोल्यूट कोटा होते हैं, वॉलंटरी कोटास होते हैं, अलग अलग कोटास की टाइप्स भी बताइए, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो जो कोटास है ना, ये लिमिट सेट करते हैं गुड्स की क्वांटिटी पे जिसको इंपोर्ट करेगी कंट्री, यानी आप एक लिमिट सेट कर रहे हो तो गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करती थी, इस लिमिट या इस क्वांटिटी से आप उस गुड को इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये एक तरीके से कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करती है फॉरेन प्रोड्यूसर से और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है। वो देखो हर एक गवर्नमेंट इंटरनेशनल जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड की होगी वहां पे डोमेस्टिक कंट्री यानी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको तो प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी, जितनी इंडस्ट्रीज इंडिया में प्रिवेल है कर रही हैं। सेकंड आती है सब्सिडीज। देखो सब्सिडीज ना एक तरीके से ना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को।
जो वो अपने आप को इनेबल कर सके, जो अपनी जो उनकी वो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको लोअर कर सके और compete कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। सिंपल चीज़ है, सब्सिडीज एक तरीके के ना फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर या जो इंडस्ट्रीज है, जो वो अपनी उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कहीं ना कहीं उनको लोअर कर पाए और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस लोअर करके अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके compete कर पाए। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। देखो जो गवर्नमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स और टेक्नोलॉजी। क्यों करते हैं? देखो कई गुड्स ऐसे होते हैं, यानी कई गुड्स को एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स यानी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देती है, उसको हम एक्सपोर्ट कंट्रोल्स कहते हैं। ये किया क्यों जाता है? आप अपनी कंट्री से अगर कोई गुड एक्सपोर्ट हो रहा है उसको क्यों रोक रहे हो, क्यों उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हो? सो ये नेशनल सिक्योरिटी को, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपके पास पता है कि आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो रिप्लेनिश नहीं हो रहे जल्दी, उनको कंजर्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर इवन कोई आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, कई बार कोई एग्रीमेंट के थ्रू हो जाते हैं कि कंट्री कहती है कि आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट ना करो, या कोई ग्लोबल विलेज यानी ग्लोबल कंट्रीज इकट्ठे होकर कोई एग्रीमेंट फ्रेम करते, उसके कारण भी ये काम किया जा सकता है। देखो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब इंपोर्ट पे भी आप लाइसेंसिंग लगाती है गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट है ना वो कई बार ये कह देती है अगर आपको ये कोई स्पेसिफिक गुड को इंपोर्ट करना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइसेंसेस को इंपोज कर देती है। अब ये एक तरीके से एक्ट करते हैं एज अ बैरियर टू ट्रेड, क्योंकि देखो ये इससे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उस गुड की इंडिया में एंट्री को कंट्रोल कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। अगर आपको लाइसेंस मिलेगा तब भी आप इंपोर्ट कर पाओगे, अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला तब गुड्स को इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं पे पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने हाथ में इंपोर्ट लाइसेंसिंग का काम कर देती है। अब ना कुछ चीजें हैं, इसके टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है टैरिफ और नॉन टैरिफ है। उससे पहले ना ये 4 पॉइंट समझो, पेपर में एग्जैक्ट आए थे। उन्होंने ये कहा था आप इसको मैच करके बताओ, टैरिफिकेशन क्या है, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज क्या है, एक्शनेबल सब्सिडीज क्या है, नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज क्या है। देखो जो टैरिफिकेशन है ये बेसिकली रिप्लेसमेंट है एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन की। जब आप अपने जो आपके नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, देखो टैरिफ नॉन टैरिफ हम आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो आपकी नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है जब आप उस जो एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन जब आप उस पर रिप्लेसमेंट करते हो तो उसे टैरिफिकेशन कहते हैं। प्रोहिबिटेड सब्सिडीज क्या है? देखो ये जो है ना ये एक्ट करते हैं गुड्स पे विच आर कंटिजेंट ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस, यानी इन शॉर्ट अगर जो ये आपकी प्रोहिबिटेड सब्सिडीज है ये एक्ट करेंगे उन गुड्स पे जो कंटीजेंट है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शनेबल सब्सिडीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिवली एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इनके दूसरे मेंबर कंट्रीज पे, यानी कहीं ना कहीं जब आप एक्शनेबल सब्सिडी देते हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा जो आपकी दूसरी मेंबर कंट्रीज है। लास्ट में आती है नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज, ये इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए होती हैं जो डिसएडवांटेजेस रीजन्स में दिया होता है, यानी अगर आपका कोई डिसएडवांटेज रीजन है उसमें अगर आप इंडस्ट्रियल रिसर्च करना है तो उसके लिए होती है। देखो आपको जैसे ये इतना ही करने की जरूरत है क्योंकि इससे ज़्यादा वो डीप नहीं जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कौन सा मर्जी पेपर उठा लो क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। देखो टैरिफ बैरियर्स में इंपोर्ट ड्यूटीज होगी, कस्टम फीस होगी, टैक्सेस हो गए जो गवर्नमेंट इंपोज कर देती है इंपोर्ट करने के लिए जो गुड्स अगर आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करें, यानी इंपोर्टेड गुड्स पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ जाए, कस्टम फीस देनी पड़ जाए या टैक्सेस हो किसी तरीके का, यानी वो टैरिफ बैरियर्स है गवर्नमेंट के थ्रू इंपोज किए हुए। टैरिफ मीन्स पैसा, मतलब पैसा मीन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जो टैरिफ्स है ना ये इंक्रीज कर देते हैं जो आप गुड इंपोर्ट फॉरेन से कर रहे हो उसके प्राइस को, जिसके कारण ये लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं मार्केट से। इन शॉर्ट ये सब किया क्यों जाता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। देखो जो ये है ना ये इंपोर्ट्स पे इंपोज की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, क्यों? काउंटर बैलेंस करने के लिए जो आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज का इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे जो अनदर कंट्री दे रही है। मतलब समझे? नहीं समझे? दोबारा से समझो, मैं समझाता हूँ। देखो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है ना इसे गवर्नमेंट इंपोज करती है इंपोर्ट्स पे जो बैलेंस किया जाए, क्योंकि देखो इंपोर्ट्स मतलब जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट्स हो रहे हैं यानी कोई ना कोई फॉरेन की कंट्री एक्सपोर्ट कर गया, यानी वो कंट्री एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है, मतलब वो कंट्री एक्सपोर्ट इनकरेज कर रही है।
हम उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंपोज कर देते हैं। जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज होती है, इसका क्या मतलब होता है, ये ना एक तरीके का फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और असिस्टेंस है जो डोमेस्टिक कंपनीज को दिए जाते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके इंटरनेशनल मार्केट में। अब जब कंट्री नेक्स्ट देखो, जब कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर देती है तो उससे क्या होता है, जो उसका वो आर्टिफिशियली उसका प्राइस लोअर कर देती है सब्सिडाइज प्रोडक्ट या ग्लोबल मार्केट में। यानी अगर आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल रही है तो मतलब जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, जो उसका प्राइस होगा, वो आर्टिफिशियली लोअर हो जाएगा। ये एक तरीके में ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो इंपोर्टिंग कंट्रीज में है। मान लो यूएस की गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल स्टिक मत करना, जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल यूएस की कंट्री, यानी यूएस मतलब खुद ही कंट्री है, यूएस एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहा है, यानी उनके जितने भी इंडस्ट्रीज यूएस में प्रिवेल कर रही हैं उनको एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन या असिस्टेंस मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, वो एक्सपोर्ट ट्राई करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री इंडिया में करने पे। सो जितना यूएस से प्रोडक्ट इंडिया में आएगा वो लोअर प्राइस पे हो जाएगा क्योंकि उनको तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, और जितना प्राइस लोअर होगा इंडियन इकोनॉमी यानी हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इंपोर्टेड गुड्स पे, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म फेस होगा। सो उसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंपोज की जाती है। इसका मेन यही है कि टू ऑफसेट किया जा सके जो एडवांटेज गेन है बाय सब्सिडाइज इंपोर्ट द इंपोर्टिंग कंट्री में इंपोज सीवीडी ऑन दोस प्रोडक्ट। मकसद सीवीडी को इंपोज करने के एक ही है ता जो आपका जो आपके सब्सिडाइज इंपोर्ट्स है उसके आपको मतलब सब्सिडाइज इंपोर्ट्स आपकी तरफ से नहीं, जो उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी हैं यानी आपके भी इंपोर्ट्स रिड्यूस हो गए, सो आप उनको ऑफसेट कर पाओ। सो के जो सीवीडी है एक तरीके से टैरिफ और ड्यूटी इंपोज की जाती है इंपोर्टेड। एक बार रिकैप दे देता हूँ, जो सीवीडी है इस एक तरीका का ये टैरिफ है और यहाँ ड्यूटी कह सकते हो आप जिसको इंपोज किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स पे। अब ये किस अमाउंट की इक्वल होगी, ये होगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्ट कंट्री। एग्जाम्पल के थ्रू स्टिक मत हो ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो सीवीडी उतनी ही इंपोज की जाती अगर यूएस मतलब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा है, जितने अमाउंट की वो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा है, हम अब इंपोर्टिंग कंट्री हम उतने ही अमाउंट की सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज कर देंगे ता जो उनकी एक्सपोर्ट सब्सिडीज का जो अफेक्ट है उसे ऑफसेट किया जा सके। ओके, अब ये हेल्प करता है एक लेवल करने को प्लेइंग फील्ड को बाय न्यूट्रलाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड प्रिवेंटिंग अनफेयर कंपटीशन। देखो जब हमने बराबर के अमाउंट की सीवीडी लगा दी उससे क्या होगा, जो हमारा प्लेइंग फील्ड है वो लेवल हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। हम उसका जो उस अनफेयर कंपटीशन है वो एक तरीके उसके इंपैक्ट को हम खत्म कर देते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं। इससे जो इंपैक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी का जो यूएस दे रहा है एग्जांपल के तौर से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, होप सो आपको इतना समझ आ गया। देखो जब आप सीवीडी को इंपोर्ट्स पे इंपोज करते हो तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है यानी मान लो जो हम इंडिया, हमारा मेन एम क्या है, हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है एडवर्स अफेक्ट जो फॉरेन की सब्सिडीज यानी सब्सिडाइज इंपोर्ट्स कर रहे हैं इंडिया पे। ओके, इससे क्या होता है, इससे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मेंटेन रहती है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है, हमें कॉम्पिटिटिवनेस से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का उसको सपोर्ट मिल जाती है। ये तो थे टैरिफ बैरियर्स इन डिटेल, मैंने आपको साथ दूसरे टॉपिक्स भी करवा दिए। नेक्स्ट अब आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, इसमें अलग अलग मेजर्स आती हैं अदर देन टैरिफ जो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब इसमें पैसा नहीं आएगा। ओके, मतलब कोई फीस नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं है, ये भी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट लगते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इंपोर्ट्स पे ही है, बट इसमें टैरिफ्स के अलावा टैरिफ्स को छोड़ के अदर मेजर्स होती हैं। मान लो जैसे इंपोर्ट का कोटा रख के आप इतने कोटा से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट लगी, अगर आपने इंपोर्ट करना तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, टेक्निकल स्टैंडर्ड ये टेक्नोलॉजी की चीज़ एंटर कर सकते हैं, ये नहीं करेगी। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस पहले बताओ स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है प्रोडक्ट, फ्री इंपोर्ट की परमिशन मिलेगी। हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें ना एक आता है फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था। देखो जो आपकी फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस है ना, ये एक तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर था जिसे इंडिया ने एड्रेस किया था जब उसने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था विद एनी कंट्री
जिसके पास पोटेंशियल है फ्रूट्स को इंपोर्ट करने का, वेजिटेबल्स को या अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। समझिए क्या थे, देखो फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस, ये एक तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर थे जो इंडिया ने एड्रेस किया था जब उसने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था उन कंट्रीज के का जिन कंट्रीज ने इंडिया से इंपोर्ट करना है फ्रूट, वेजिटेबल या अदर कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को। ओके, नेक्स्ट एक एग्रीमेंट आता है जो है इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट, जिसे हम सेपा CEPA के नाम से जाते हैं। देखो ये एक तरीके का फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट था। जो सेपा था ना, ये एक ऐसा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट था जिसे साइन किया गया था फरवरी 2022 में, और ये फोर्स में कब आया था, मई 2022 में। बस इनफ है, इतना ही आप याद रखो सेपा कब साइन किया गया था, कब फोर्स में आया गया था और किन दो कंट्री यानी इंडिया यूएई के बीच में ये था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक कर लिया, हमने टैरिफिकेशन प्रोहिबिटेड नॉन एक्शनेबल ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम क्या थी, DFIA। रिसेंट पेपर में पूछा गया था क्या थी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। देखो जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम थी ना, ये अलाउ करती थी एग्जम्पशन, आपको एग्जम्पशन मिलती थी कस्टम ड्यूटी पे, एडिशनल ड्यूटी पे, एजुकेशन सेस में, एंटी डंपिंग पे, और ये सेफगार्ड ड्यूटीज ऑन इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट। मान लो ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसका नाम ही बताता है ड्यूटी फ्री, मतलब आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी टैरिफ से या कोई भी ड्यूटी या जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उन पे जो आपको पे करनी पड़ेगी। यानी आपको कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, कोई भी एजुकेशन सेक्टर एक्सेट्रा उन पे आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अब जो इस स्कीम के अंडर क्या था, जो एक्सपोर्टर्स है ना, खास करके ये स्कीम एक्सपोर्टर के लिए ही थी। मान लो अगर आपके जो स्कीम के अंदर जो एक्सपोर्टर है वो इनपुट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेइंग दीज ड्यूटीज प्रोवाइडेड दे फुलफिल सर्टेन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एज स्टिपुलेटेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सिंपल बात है, बहुत सिंपल सादा उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, ये थी सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए। उन्होंने ये कहा था अगर आप कुछ एक्सपोर्ट जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट यानी फॉरेन ट्रेड इंडिया की पॉलिसी, अगर उसमें जो एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशंस है अगर एक्सपोर्टर्स उनको फुलफिल कर पा रहे हो, यानी आप लोग अगर मान लो अगर आप एक्सपोर्टर हो, आप उस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पा रहे हो, तो जो आप इनपुट्स यूज कर रहे हो अपने गुड्स की प्रोडक्शन में जो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको उन इनपुट्स पे कोई कस्टम ड्यूटी, कोई एडिशनल सेस वगैरह, कोई किसी भी तरीके का टैरिफ पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम का कहना। अब जो ये DFIA स्कीम थी, इसे डिजाइन किया गया था एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब एक्सपोर्ट्स कैसे प्रमोट होंगे, ताकि जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट की, जिसको हमने एक्सपोर्ट करना है, उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, ताकि जो हमारी जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्शन हो रही है वो इंक्रीज हो सके। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्पोरेडिक डंपिंग। देखो स्पोरेडिक डंपिंग दो तरीके से किया जाता है, एक तो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक होता है प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। पहले मैं आपको इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, फिर प्राइस के भी बता दूंगा। देखो जो स्पोरेडिक डंपिंग है, ये टिपिकली एक ऐसी सिचुएशन है जब वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट मैनर में। यानी आप अपने वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल को गलत तरीके से डिस्पोज कर रहे हो, कोई उसमें आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रोसीजर नहीं, कोई सिस्टमेटिकली उसको अनसिस्टमेटिकली इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट मैनर में डिस्पोज कर दिया। ये अक्कर होती है जब इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इलीगली और रिस्पॉन्सिबली गार्बेज को डिस्कार्ड करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, हजार्डियस मटेरियल्स को अनऑथराइज्ड लोकेशन, यहाँ पे ऑथराइजेशन वहीं पे फेंक रहे हैं, जैसे पब्लिक एरियाज, वाटर बॉडीज या नेचुरल हैबिटेट। अब जो स्प्रेडिंग डंपिंग है ना, ये सीरियसली आपके जो इन्वायरमेंटल और हेल्थ कॉन्शियस, सीरियस इन्वायरमेंटल और हेल्थ कॉन्शियस में रिजल्ट करती है। ये सॉइल को कंटामिनेट कर देती है, वाटर सोर्सेज को कंटामिनेट कर देती है, इकोसिस्टम्स को खराब करती है, जिसके कारण पोल्यूशन होगी, इकोलॉजिकल डैमेज होगी। ये अलग अलग तरीके के ना हेल्थ रिस्क को पोज करते हैं, जो हेल्थ रिस्क ह्यूमंस को यानी हर लिविंग बीइंग को, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब ये सब चांसेस ना बहुत हजार्डियस है इन्वायरमेंट के लिए। अब जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं ना ये स्प्रेडिंग डंपिंग को, उसमें क्या क्या आ सकता है, हम इंप्लीमेंट या इन्फोर्स कर सकते हैं अलग अलग रेगुलेशन, जिसके कारण से जो स्प्रेडिंग डंपिंग उनको रोका जा सके। रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उनको इंकरेज करो,
पब्लिक अवेयरनेस करो ताकि उनको पता चल सके कि किस तरीके से प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट का और रिसाइकल किया जा सकता है। देखो जो गवर्नमेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल एजेंसीज है, लोकल कम्युनिटी है, वो आपस में ना कोलैबोरेट करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। वो रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, वो इवन इलीगल डंपिंग पे पेनल्टीज को इम्पोज किया जाता है। तो ये तो था फ्रॉम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव स्पोरेडिक डंपिंग। अब जो मेन हमारा कॉमर्स में आता है, देखो वो भी कहीं ना कहीं पेपर 1 में बहुत बार पूछा गया था, इसलिए मैंने वो भी करवा दिया साथ में। अब कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो स्प्रेडिंग डंपिंग का मतलब ओकेजन और इंटरमिटेंट सेल ऑफ कमोडिटी एट लोअर प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट टू डिस्पोज ऑफ टेम्पररी सरप्लस विदाउट अफेक्टिंग डोमेस्टिक प्राइसेस। मतलब मान के चलो, देखो अगर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपने 1 लाख गुड्स की प्रोडक्शन कर ली इस सीजन में, ठीक है। आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में आपका प्राइस सेट है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। आप स्पोरेडिक डंपिंग में क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्शन से जो आपने किया हुआ है, मान लो आपकी डोमेस्टिक डिमांड जस्ट 50,000 के, यानी 50,000 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की है। आप क्या करोगे, ओकेजनली और इंटरमिटेंट सेल कर दोगे जो आपके पास सरप्लस टेम्पररी है। मतलब 50,000 यूनिट्स तो आप अपने नॉर्मल प्राइस पे डोमेस्टिक मार्केट में सेल ऑफ करोगे। अब आपके पास सरप्लस हो गया, आपके पास 50,000 यूनिट जाना, आप क्या करोगे, फॉरेन मार्केट में उसको डीकंपोज, यानी डीकंपोज नहीं कह सकते, आप उसको डंप कर दोगे लोअर प्राइस पे फॉरेन मार्केट में, ताकि जो आपका जो सरप्लस है वो जा सके। मतलब आप प्राइस अपनी डोमेस्टिक से भी रिड्यूस करके लोअर में, यानी आप डोमेस्टिक से चलो मत कंपेयर करो, सपोज कर लो जो प्रोडक्ट आप फॉरेन मार्केट में लेके जा रहे हो, फॉरेन मार्केट मतलब इंडिया का प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में एक प्रोडक्ट की कीमत $100 है, आप उसको $60 में सेल कर रहे हो, यानी $40 आप उस मार्केट को खराब कर रहे हो। इसे स्पोरेडिक डंपिंग का नाम दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिवर्स डंपिंग क्या होता है। देखो और जो ये मैं आपको डंपिंग्स करवाना हूं, इसके ना जो मेजर 2 हेड्स हैं वो होते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जो नॉन कन्वेंशनल डंपिंग होते हैं, ये वो सिचुएशन है जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो डंपिंग है उसके अंदर नहीं आती। मतलब नॉन कन्वेंशनल मीन्स लेटेस्ट या मॉडर्न आप कह सकते हो। इसमें ना एक रिवर्स डंपिंग आती है, जो एक ऐसी चीज है जो एक तरीके की ना नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है। ये तब अक्कर होती है जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है गुड्स दूसरी कंट्री में लोअर प्राइस पे देन द प्राइस चार्ज डोमेस्टिकली। अब ये वो केस आ गया। रिवर्स डंपिंग में आप गुड्स को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो लोअर प्राइस पे, जो आपका डोमेस्टिक कंट्री में प्रिवेलेंट है, यानी आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में जो आपका प्राइस प्रिवेलेंट है उससे भी कम प्राइस पे फॉरेन कंट्री में सेल कर रही हो गुड्स को। इसे रिवर्स डंपिंग का नाम दिया जाता है। अब ये एक तरीके से ना रिवर्स सिचुएशन है नॉर्मल डंपिंग को लेके। यहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बिलो देयर डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस। ओके, होप सो आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इतना आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई डाउट है आप मेरे से 1 बार पूछो, 100 बार पूछो, 200 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ आना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट कॉमर्स का जो पेपर 2 कॉमर्स में आप अपीयर कर रहे हो, यानी पेपर 2 पेपर का यूजीसी नेट होगा, पेपर 1 जनरल का, पेपर 2 सब्जेक्ट का होता है, यानी जो आपका कॉमर्स के कोड 08 है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% के साथ जीआरएफ और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओ। ये मेरा एम है। कोई कॉस्ट नहीं आपको पे करनी, पीडीएफ्स फ्री हैं, क्लासेस फ्री हैं, स्ट्रक्चर्ड है। आपको कुछ जस्ट इतना करना है, वीडियो देखो, अच्छे से समझो, कोई टॉपिक या डाउट है उसको क्लैरिफाई करो, फिर पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू हो। अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क एज मेनी टाइम्स एज यू विश टू आस्क मी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स आता है थिनली वेल्ड डिस्कसेस दैट एसेंशियली रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स इंक्लूड। कुछ चीजें जो इंपोर्ट्स आप कर रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लेबलिंग रिक्वायरमेंट शोइंग ओरिजिन एंड कंटेंट। देखो जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है, यानी जो हम लेबल करते हैं प्रोडक्ट को लेबल मिलते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे हम एज अ डिस्गाइज यूज करके इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, एक बर्डन इंपोज हो जाएगा। जो अगर हम अननेसेसरी लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को इंपोज करते हैं, होगा कुछ नहीं, एक तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अननेसेसरी बर्डन हम क्रिएट कर देंगे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स को डिफिकल्ट कर देगा कंप्लाई करने। मान लो अगर हम इंडिया है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने अगर लेबल रिस्ट्रिक्शन ऐसी इंपोर्ट कर दी जो यूएस या मान लो यूके या कनाडा की इंडस्ट्रीज के लिए फुलफिल करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो वो डिस्करेज करेंगे एक्सपोर्ट करना है, तो हमारे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। सेकेंड आता है सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखो कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो एक तरीके से बैरियर को क्रिएट कर देगी अगर इंपोर्ट करने में ऑटोमोबाइल्स
ऑटोमोबाइल्स को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जो ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। सिंपल वही चीज़ है, अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस इंपोज कर दिया ऑटोमोबाइल, अगर आप इस सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करोगे तभी आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। और सेम चीज़ उनके लिए, फॉरेन के लिए, मान लो यूएस के लिए, यूएस तब ही एक्सपोर्ट कर सकता है अगर वो इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है। सो ये दोनों के लिए इंडिया में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उनका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आता है इसमें हेल्थ रेगुलेशंस फॉर हाइजीन प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ इंपोर्टेड फूड प्रोडक्शन। कुछ हेल्थ रेगुलेशंस हम इंपोज कर सकते हैं जो प्रोडक्शन और पैकेजिंग के साथ रिलेटेड होंगे, जो एज अ मींस एक्ट करेंगे इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बाय इंपोजिंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट दैट आर डिफिकल्ट फॉर फॉरेन फूड प्रोडक्ट्स टू मीट। सेम चीज़ है। अब देखो, पहली इंडस्ट्री मैंने आपको पहली चीज़ हमने लेबलिंग की बताई, सेकंड मैंने आपको सेफ्टी यानी ऑटोमोबाइल और हेल्थ सेक्टर की बताई, थर्ड हमारा पूरा हेल्थ है जो प्रोडक्शन हाइजीन के साथ रिलेटेड हो गया, पैकेजिंग के साथ रिलेटेड हो गया, यानी जो फॉरेन की फूड कंपनीज हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज है, अगर वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हैं, यानी जो इंडिया ने रिक्वायरमेंट्स को इंपोज किया तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इट विल रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स। ओके, लास्ट जो आज के सेशन का हम सेकंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर ही लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स। अब ये लाइन को मैंने इटैलिक और बोल्ड में इसलिए किया, लाइन समझो, लाइन का मतलब बाद में समझते, पहले लाइन समझो। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टेंड टू बी वेरी, पहले लाइन सुनो फिर मतलब समझते हैं, मैं फंबल हो गया थोड़ा सा। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज अ कंजेक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा। क्या कह रहे हैं, देखो जो आपके इंपोर्ट्स की वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी जब कंजेक्चर होगा, मतलब इकट्ठा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट हाई हो जाएगा और जो आपका प्राइस है इंपोर्ट्स का, रिलेटिव प्राइस है, वो डिक्लाइन हो जाएगा। ग्रोथ हाई, प्राइस डिक्लाइन, दो चीजें मिलके तो वॉल्यूम इंपोर्ट्स की बहुत हाई हो जाएगी। और पूठा होगा, मतलब इनसे मतलब रिवर्स हो जाएगा या वाइस वर्सा हो जाएगा अदर सिचुएशन में, जब इकोनॉमिक ग्रोथ है लोअर हो जाएगी, प्राइस रिलेटिवली हाई हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम इंपोर्ट्स की वो कम हो जाएगी। ओके, मतलब क्या, देखो कुछ ऐसे पीरियड जब आपके हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड है ना, तब जो आपके ओवरऑल लेवल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और जो कंजम्पशन है इकोनॉमी में हो रही है वो इंक्रीज होगी, जिसके साथ अगर कंजम्पशन इंक्रीज मतलब जो आपकी डिमांड है गुड्स का सर्विसेज की है वो हायर हो जाएगी इंपोर्ट्स को इंक्लूड करके। देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में तो डिमांड इंक्रीज, अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो मतलब डोमेस्टिक डिमांड तो इंक्रीज होगी, इंपोर्ट्स की भी हो जाएगी। सो एडिशनली क्या होगा, जो आपका इंपोर्ट्स का रिलेटिव प्राइस है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा, वो एक अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव बन जाएगा आपके लिए ज्यादा, जिससे क्या होगा, प्राइस अगर इंपोर्ट्स का रिड्यूस हो गया वो आपके लिए अफोर्डेबल है, मतलब आपको वॉल्यूम इंपोर्ट्स की इंक्रीज हो जाएगा, उनको बेनिफिट है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करोगे। देखो जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ है, सेट्रिस पैरिबस, इकोनॉमिक्स की एक चीज है, एक वर्ड है सेट्रिस पैरिबस, जिसका मतलब होता है ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानो, सारे इक्वल है, ये सीधा राइसिंग इंपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट उतने ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे। क्यों, रीजन क्या है, देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उससे कंजम्पशन इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल इंक्रीज होता है। अब ये तीन चीजें अगर इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या होगा, जो हमारी डिमांड है इंपोर्ट्स की वो राइज हो जाएगी। अब जो ये रीजन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज और इसमें इन करो, जैसे जैसे आपके इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, सेट्रिस पैरिबस यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये सीधा के सीधा आपका जो इंपोर्ट्स का प्राइस है उसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब ज्यादा इंपोर्ट्स लोअर प्राइस, कम इंपोर्ट्स हायर प्राइस। ओके, ये क्यों होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम है इंपोर्ट्स की जब वो इंक्रीज होगी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलेंगी, कंपटीशन मिलेगा, जिसके कारण जो आपके इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस है वो लोअर हो जाएगा। ओके, होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया। लास्ट आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले से लास्ट टॉपिक दे रहे हैं, जो है इंडिया की ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ रिलेटेड है, 2015 से लेकर 2019 वाली। उसका क्या मीनिंग था, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया, 15 से 19 वाली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी इंडिया यानी इंडियन ट्रेड पॉलिसी थी, उसके क्या एम थे, जस्ट एम्स ऊपर से आप याद रखो, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एम था एक्सपोर्ट्स को डबल करना। अब एक्सपोर्ट दोनों होंगे, मर्केंडाइज यानी गुड्स के रिलेटेड भी, सर्विसेज के भी। सेकंड था 3.5% शेयर को अचीव करना ग्लोबल मार्केट में, यानी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, जितने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स होने हैं पूरी दुनिया में उसका 3.5% अचीव इंडिया करेगा।
थर्ड था, दो न्यू स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया था, पहली थी MEIS, दूसरी थी SEIS। पहली MEIS मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, गुड्स का। जो सेकंड थी वो थी सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो। लास्ट जो इसका मेन एम था वो था, इंट्रोड्यूस किया गया था आयात निर्यात फॉर्म, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म था जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक तरीके की डॉक्यूमेंटेशन थी। सो यहाँ पे आज का सेशन अब हम वाइंड अप करते हैं। होप